सर आवाज नहीं आ रही सर आपकी। मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे और रोएंटगेन रे के बारे में अभी मैं बात करना शुरू कर रहा हूं। एक एक्सपेरिमेंट में जिनमें एक वैक्यूम ट्यूब था, रोएंटगेन एक दिन एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। दो प्लेट के बीच हाई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, वैक्यूम में रखे दो प्लेट के बीच। तो प्लेट चूंकि बैटरी से जुड़ा था तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस के कारण वहां बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड देखो प्लेट के, और प्लेट को गर्म किया। तो जिस प्लेट को गर्म किया उससे जो इलेक्ट्रॉन निकला उसे थर्मल इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और थर्मल इलेक्ट्रॉन की अपनी कोई खास काइनेटिक एनर्जी उसके पास नहीं रहती, केवल वो मेटल के प्लेट से फ्री हो गया, बस इतनी सी बात है। लेकिन इस वैक्यूम ट्यूब के भीतर दो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन भागना शुरू करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, और ये भागते दौड़ते पहुंचेगा सामने वाले प्लेट के पास टकराने के लिए। तो सामने वाले प्लेट के पास जब टकराने के लिए पहुंचा होगा तो उसके पास तो वेलोसिटी होगी। तो वेलोसिटी किसके कारण? ये इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हुआ उसके कारण। और ये इलेक्ट्रॉन यहां टकराता है, और टकराने पर ये रोएंटगेन जब एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने देखा कि ट्यूब के पास रखा गया एक फोटोग्राफिक प्लेट था जो उस तरह एक्सपोज्ड हो गया अंधेरे कमरे में जैसे लाइट से वो एक्सपोज होता है। तो रोएंटगेन ने कहा कि इस ट्यूब के आसपास कोई रेज निकल के आई है जो हमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा तो कौन होगा? तो मिस्टर एक्स, एक्सरे होंगे, और उसके कारण ये एक्सपोज हुआ होगा। तो आगे जब उन्होंने इस पे रिसर्च किया तो उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि ये जो आते हैं इलेक्ट्रॉन और टकराते हैं, यहां जो कोलिजन होता है, इस प्लेट को टारगेट कह सकते हैं। टारगेट से टकराने पर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करते हैं, और ये एनर्जी जो है ये है एक्सरे। ये एनर्जी, इसमें लाइट जैसी प्रॉपर्टी है, ये रेडिएशन वैसा है जिसमें लाइट जैसी प्रॉपर्टी है, और ये हमें विजुअलाइज नहीं होता। ये जो ट्यूब था, इस ट्यूब को जो डिजाइन किया कुलिस ट्यूब कहते हैं, डिजाइन करने वाले के नाम के आधार पर। कुलिस ट्यूब से एक्सरे जनरेशन को आप देखें, जो पूरा का पूरा ये टॉपिक है, इस जनरेशन के स्टेप्स को ढंग से आप समझ जाएंगे तो ये एक्सरे वाले टॉपिक के सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। तो सबसे पहले ये देखिए कि दो प्लेट हैं वैक्यूम में रखा हुआ, उनको हाई वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस पे हमने बैटरी से अटैच किया, और एक प्लेट को गर्म किया निगेटिव वाला टर्मिनल से जो जुड़ा था बैटरी के। उस मेटेलिक प्लेट को वैक्यूम ट्यूब के भीतर हमने गर्म किया। गर्म करने पर वहां से निकला थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मियॉन्स,
और उस इलेक्ट्रॉन के इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट होने पर वो जब टकराता है सामने वाले प्लेट से, तो सामने वाले प्लेट को कह देते हैं टारगेट, जिससे इलेक्ट्रॉन जाके टकराता है। उस टकराने पर, इलेक्ट्रॉन के टारगेट प्लेट से टकराने पर एनर्जी, रेडिएशन इमिट हुआ वहां से, और वो जो रेडिएशन इमिट हुआ वो दिख नहीं रहा, इसीलिए रोएंटगेन ने उसे कहा मिस्टर एक्स। और उसमें लाइट वाली प्रॉपर्टीज है, वो फोटोग्राफिक प्लेट को अफेक्ट कर रहा है। अब क्वेश्चन पहला ये आया, ये एक्सरे की एनर्जी कैसे देखा जाए? तो जब आप कहते हैं कि ये रेडिएशन है, तो रेडिएशन लाइट फोटोन से बने हैं, और हर एक फोटोन का अपना जो एनर्जी है, फोटोन एनर्जी आप कैसे देखते हैं? फोटोन एनर्जी आप कहते हैं एच न्यू या एच सी बाय लेमडा, जहां एच है प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू है फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, या उसके बदले, न्यू के बदले सी बाय लेमडा, सी है स्पीड ऑफ लाइट और लेमडा है वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। आप मुझे बताइए कि ये फोटोन की एनर्जी को कैसे हम सोचे कि ये जो बाहर आया, एक इलेक्ट्रॉन के टकराने से जो एक फोटोन यहां बाहर आया, उसकी एनर्जी क्या हो सकती है मैक्सिमम? ईवी। तो हम लोग जानते हैं लॉस इन इलेक्ट्रॉन्स, थर्मल इलेक्ट्रॉन्स काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोटोन एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी के लिए क्या देखते थे? काइनेटिक एनर्जी ऑफ थर्मल इलेक्ट्रॉन, ये वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर होगा। तो वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखते थे? तो QE इंटू डी डिस्टेंस यदि चलता है तो ये हो जाता वर्क डन, या इसे लिखते Q इंटू डेल्टा V, E इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है, या E इंटू V सप्लाइड या V अप्लाइड बिटवीन द प्लेट्स। और ये जो है, यही हो गया फोटोन की एनर्जी, यही हो गया काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और यही लॉस होगा काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये लॉस होकर के किस में बदल करके चला आता है? एच सी बाई लेमडा में। और ये एनर्जी मैक्सिमम है, ये एनर्जी मैक्सिमम है, तो लेमडा क्या होगा? मिनिमम। तो लेमडा मिनिमम हो गया एच सी बाई ई इंटू वी अप्लाई। ये जो लेमडा मिनिमम है, इसे लेमडा कट ऑफ भी कहते हैं। अब ये लेमडा मिनिमम वर्ड को थोड़ा सा मैं समझाऊं। जब इलेक्ट्रॉन आता है टकराने के लिए, तो जब इलेक्ट्रॉन टकराएगा, मान लो इलेक्ट्रॉन के पास 100 जूल की काइनेटिक एनर्जी है, और वो टकरा करके अपनी एनर्जी फेंकेगा रेडिएशन के फॉर्म में, तो टकरा के वो हम 100 ही फेंक दे, ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 100 के बदले केवल 90 जूल बाहर फेंके, या हो सकता है केवल 80 जूल बाहर फेंके, या हो सकता है केवल 10 जूल बाहर फेंके, या हो सकता है केवल 2 जूल बाहर फेंके, या हो सकता है कि वो ना फेंके, टकराने के बाद एनर्जी, सारा का सारा एनर्जी मेटल के टक्कर के टाइम पे वो हीट में कन्वर्ट हो जाए।
जो कि वो एक्सरे वाले रेडिएशन के फॉर्म में वो ना आए, टेम्परेचर बढ़ाने में काम आ जाए उस मेटल के प्लेट के। सोचो, जैसे खेलते हुए बचपन में आप दो पत्थर को टकराते थे तो उससे चिंगारी निकलती थी, लेकिन हमेशा दो पत्थर के टकराने पे हर एक बार में अच्छी तरह वो चिंगारी निकले जरूरी नहीं था। कभी आप धीरे से टकराते थे तो कोई चिंगारी नहीं मिलती थी, केवल पत्थर को टकराने पर जिस जगह वो टकराते थे उसका टेम्परेचर बढ़ जाता था और चिंगारी आप निकलता देखते थे, दैट इज फोटोन। वो विजिबल रीजन में था, लाइट था, वो हमें दिखता था। तो जब ये इलेक्ट्रॉन जाके टकराएगा टारगेट से तो दो संभावनाएं हैं, या तो फोटोन बाहर आए या फोटोन नहीं बाहर आए। और फोटोन बाहर आए तो हो सकता है इलेक्ट्रॉन की सारी एनर्जी फोटोन के फॉर्म में चला आया हो, या सारी नहीं आए, आधी आए, एक चौथाई आए फोटोन के फॉर्म में। तो एक खास एनर्जी, एक खास वेवलेंथ, जो मतलब मैक्सिमम एनर्जी के कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ था उसे मिनिमम वेवलेंथ कहते थे, वो जो मिनिमम वेवलेंथ है वो hc/ev से हम लोग देख रहे हैं। तो यदि आने वाले एक्सरे की मैक्सिमम एनर्जी की बात करोगे किस फोटोन की होगी, तो hc/ev होगी जितनी भी होगी। और बाकी सारे फोटोन जो भी होंगे वो इस एनर्जी या इससे कम वाले ही होंगे। और एनर्जी कम होना मतलब लैम्डा ज्यादा होना। तो कुलिस ट्यूब से जो बाहर आ रहा था फोटोन एक्सरे, उनकी इंटेंसिटी का लैम्डा के कॉरस्पॉन्डिंग ग्राफ बनाया गया एक्सपेरिमेंट के साथ। ये ग्राफ कुछ ऐसा बना, ये जहां से ये शुरू हो रहा था ये लैम्डा कट ऑफ है। लैम्डा कट ऑफ से कम वाला तो कोई वेवलेंथ नहीं मिलेगा, और लैम्डा कट ऑफ से ज्यादा वाले सारे वेवलेंथ मिलने की संभावना है। और इनके इस कंटिन्यूटी वाले प्रॉपर्टी को देखकर इसको हम लोगों ने नाम दे दिया कंटिन्यूअस एक्सरे। मतलब एक खास लैम्डा से ज्यादा वाले सारे लैम्डा उस एक्सरे में मौजूद हैं, और वो जो खास लैम्डा जिससे कम वाला कोई नहीं है वो निर्भर करता था अप्लाइड वोल्टेज पे, hc/ev। h प्लैंक्स कांस्टेंट, c स्पीड ऑफ लाइट, e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, और v है अप्लाइड वोल्टेज। तो मतलब hc और e तो फिक्स ही है, और v है अप्लाइड वोल्टेज। अप्लाइड वोल्टेज बदलेंगे ये कट ऑफ वाला बदलेगा। इसे कहने लगे हम लोग कंटिन्यूअस एक्सरे। जो एक्सरे में ये प्रॉपर्टी दिख रहा है, और इसकी कंटिन्यूटी के कारण ये दिखता तो है नहीं, लेकिन व्हाइट रेज में जैसे कंटिन्यूअस 7 तरह के वेवलेंथ का कॉम्बिनेशन है, उसी तरह इसे व्हाइट रेज भी कह देते हैं कभी कभी। दिखता ये नहीं है, ध्यान रखिएगा। व्हाइट रे भी इसे कह दे सकते हैं, ये कंटिन्यूअस एक्सरे कह रहे हैं जिसमें ये कंटिन्यूटी है। एक खास लैम्डा से आगे वाले सारे वेवलेंथ यहाँ उस एक्सरे के ट्यूब से निकलने वाले एक्सरे में मौजूद होंगे। इतनी सी कहानी होती तो बात कुछ और थी। यहां देखा गया बीच में ऐसे दो कान जैसे निकले हुए खड़े के, अब देखो खरगोश जैसा दिखेगा। तो देखा ये गया कि कुछ ऐसे भी हैं वेवलेंथ, कुछ ऐसे भी हैं वेवलेंथ जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, और उसका कोई खास अभी तक तो लॉजिक हमारे सामने नहीं था। सर ये इंटेंसिटी और लैम्डा का जो आपने ग्राफ बनाया है उसमें इंटेंसिटी आई क्या है? एक बार मैं फिर से कोशिश करूं आपको समझाने की, कि जब किसी ट्यूब से हम निकलने वाले वेवलेंथ की बात करेंगे, पिछले वाले डायग्राम में मैं वापस आता हूं, तो यहाँ पर लैम्डा का एक मैंने वैल्यू कहा कि ये होगा लैम्डा जो मिनिमम यहाँ दिख रहा है, वो लैम्डा मिनिमम कितना दिख रहा होगा? लैम्डा मिनिमम हमने आपसे कहा, तो लैम्डा मिनिमम हमने कहा hc/ev।
लेकिन यही निकलेगा ये तो मैंने नहीं कहा, इससे आगे वाले सारे निकल सकते हैं इससे बड़े वेवलेंथ के। तो बहुत तरह के वेवलेंथ हैं। लेमडा 1 के 10 फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, लेमडा 2 वाले वेवलेंथ के 20 फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, लेमडा 3 वाले के 8 फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड, लेमडा 4 वाले वेवलेंथ के 6 फोटोन निकल रहे हैं पर सेकंड। तो एक सेकंड में टोटल एक पर्टिकुलर लेमडा के थ्रू कितनी एनर्जी बाहर आ रही है पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, जिस एरिया को आप एनालाइज कर रहे हो उसे हम इंटेंसिटी कह रहे हैं। और इंटेंसिटी को लेकर के ये ग्राफ है यहाँ रेड कलर का जो बनाया हुआ है, आई वो इंटेंसिटी हो गया अलग अलग लेमडा के लिए, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, लेमडा 4, लेमडा 5, लेमडा 6, लेमडा 7, लेमडा 8, लेमडा 9, लेमडा 10, लेमडा 11, 12, 13, 14, हर एक अलग अलग लेमडा के लिए इंटेंसिटी अलग अलग हमारे सामने था। अब हम सोचते हैं कि यहाँ क्या किया जाए। तो लेमडा का वैल्यू जब हमने देखा अलग अलग के करस्पॉन्डिंग एनर्जी अलग अलग, तो अब हम ये सोचना चाहते हैं कि आखिर ऐसे आगे के किसी दो या किसी एक लेमडा में इंटेंसिटी अचानक से बहुत ज्यादा क्यों है। यदि इसे हमें समझना है तो उसके लिए पहले इनके मैं नाम आपको बता देता हूं। जैसे मैंने कहा कंटिन्यूअस एक्सरे, वैसे ही इन दोनों को देखकर एक नाम दिया गया, दूसरे नंबर का नाम दिया गया कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब जब वर्ड आता है ना कैरेक्टरिस्टिक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? तो टारगेट मटेरियल का कैरेक्टरिस्टिक्स। ये एक्सरे टारगेट मटेरियल के गुणों पर निर्भर करते हैं। तो सर ये कैसे आपने सोचा? तो जो एक्सपेरिमेंट किया गया उसमें जो टारगेट था जहां आके इलेक्ट्रॉन टकराते थे, यदि उसको बदल दिया गया तो इनके जो ये पोजीशन थे लेमडा के कान के, ये शिफ्ट हो गए, या तो लेफ्ट नहीं तो राइट। तो देखा, इससे ये अंदाजा लिया गया कि टारगेट मटेरियल का गुण किसी न किसी तरह ये बता रहे हैं, ये जो कान बने हैं वो टारगेट मटेरियल के गुण बता रहे हैं। अब ये टारगेट मटेरियल से क्या लेना देना था? अभी तक तो हमने ये देखा कि इलेक्ट्रॉन एक एक निकला है एक प्लेट से और दूसरे प्लेट से टकराया, और टकराने से एनर्जी हमें मिला, और टकराने से हमें मिला तो टारगेट कुछ भी हो, किसी से भी टकराए क्या फर्क पड़ता है? तो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे एक्सप्लेन करने के लिए आपको ये डायग्राम समझना पड़ेगा। मान लो टारगेट एटम में आ गया, टारगेट एटम की बात करेंगे, जेड प्रोटॉन है, एन न्यूट्रॉन है, और इसके चारों तरफ चूंकि ये कोई हायर एटॉमिक नंबर वाला एलिमेंट है, टारगेट मेटल या मटेरियल, कोई हाइड्रोजन गैस तो है नहीं कि एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे चक्कर लगाता हुआ एटम में। तो हमने देखे यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 8 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ 18 इलेक्ट्रॉन है, ऐसे भरे हुए थे बाहर। तो जो एक थर्मल इलेक्ट्रॉन आपने देखा टारगेट के पास आते हुए, उसको फोकस करो। ये थर्मल इलेक्ट्रॉन, थर्मल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, ये इतना हो सकता है कि इतना ताकतवर था कि यहां आया और ये जो एक इलेक्ट्रॉन था उसको यहां से भगा देता है, वो इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर भगा देता है और खुद मान लो इधर कहीं चला जाता है। तो ये जगह क्या हो जाएगी? ये जगह खाली हो गया, यहां बन गया एक ऐसा एटम जिस एटम का के सेल खाली है, एक पोजीशन वहां।
तो के सेल खाली है तो ये तो अनस्टेबल हो गया, और के सेल अनस्टेबल हो गया, एटम अनस्टेबल हो गया, तो जो बगल वाला इलेक्ट्रॉन है एल सेल में, वो चाहेगा कि यहां जाके अपना उस घर में बैठे, ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक चले जाएंगे, और जब ऐसा ट्रांजिशन होगा तो यहां से एक फोटोन बाहर आएगा, क्योंकि हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में यदि कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है तो फोटोन बाहर आता है एनर्जी के डिफरेंस के बराबर। के सेल और एल सेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर यहाँ एक फोटोन हमें बाहर आते देखा। ये जो एनर्जी होगा फोटोन का वो के और एल सेल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर होगा, और के सेल एल सेल के एनर्जी का डिफरेंस इस बात पे निर्भर करेगा कि जो एटम है उस एटम में कितने प्रोटॉन है, जेड पे निर्भर करता है। इसका मतलब यदि मैं टारगेट मटेरियल बदल दूं, यदि मैं जेड बदल दूं, तो जो फोटोन बाहर आए हैं इस के सेल के खाली होने पर उसको एल सेल से आकर के भरेंगे जो इलेक्ट्रॉन, उससे जो फोटोन मिलेगा उसका वेवलेंथ बदल जाएगा, क्योंकि एनर्जी बदल जाएगी, के और एल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस बदल जाएगा। तो इससे हमने ये तय किया कि ऐसे जो फोटोन आते हैं ये भी एक्सरे फोटोन है। ये जो है अभी जो फोटोन आया था के और एल सेल के डिफरेंस के बराबर एनर्जी लेकर के, ये जो फोटोन है ये कहलाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे फोटोन, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे फोटोन ये हुए, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर कर रहे हैं टारगेट मटेरियल के। क्योंकि टारगेट मटेरियल का यदि जेड अलग होता है, मतलब मेटल मटेरियल अलग होता है, तो उससे के और एल के बीच का एनर्जी का डिफरेंस अलग होगा, और के और एल के बीच का यदि डिफरेंस अलग होगा तो इससे हम ये कह सकते हैं कि ये जो अभी वेवलेंथ हमें आते दिखा इनका प्रॉपर्टी जेड से कहीं ना कहीं रिलेटेड है, टारगेट एटम के एटॉमिक नंबर से रिलेटेड है। यहां एक कुछ और नाम आ रहे हैं आपके सामने, उन्हें देखिएगा। डिफरेंट पॉसिबल डिफरेंट पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, डिफरेंट पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। अब इनको देखो, हमने ये देखा कि के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ, सर कहां तक जाओगे, पी, अरे बहुत हुआ। आप यहां देखिए, ये के सेल खाली कर दिया था, फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन जो थर्मियंस आए थे उसने टारगेट से टकरा के, और इस खाली जगह को भरने के लिए कौन आ सकता है, तो या तो एल से आ सकता है, तो इसके लिए टर्म लिखते थे लेमडा के अल्फा, लेकिन जरूरी तो नहीं है कि इलेक्ट्रॉन एल से ही चल के आए, ये एम वाले इलेक्ट्रॉन भी अपनी इच्छा रखते हैं कि के का खाली जगह है तो वहां यदि पहुंच जाऊं तो मुझे न्यूक्लियस के नजदीक बैठने का मौका मिलेगा, तो उसके लिए नाम रखते थे लेमडा के बीटा। और केवल ऐसा भी कोई शपथ ग्रहण है नहीं कि नहीं एम वाले ही जाएंगे, एन वाले भी बैठे हुए थे कि यदि मुझे मौका मिले तो मैं ही चला जाऊं, तो इनका नाम रखा आपने लेमडा के गामा।
ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे हैं, डिफरेंट पॉसिबल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये केस सीरीज कहलाएंगे। ये यहां से जनरेट हो रहा है कि सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। अब ये बताओ, आने वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो के सेल के ही इलेक्ट्रॉन को भगाएगा, ऐसा कोई शपथ ग्रहण तो नहीं किया हुआ है। यदि एल सेल के इलेक्ट्रॉन को भगा देता तो एल लेम्डा एल अल्फा, यदि वहां एम से एल में आए होते इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए, या लेम्डा एल बीटा यदि एन से आया होता एल में, या लेम्डा एल गामा, यहां आप कह देंगे एल सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे। तो हम लोगों ने ये समझा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहां से जनरेट होता है कि फास्ट मूविंग थर्मल इलेक्ट्रॉन जब आकर टकराते हैं टारगेट से, तो टारगेट एटम के या एल या एम सेल के इलेक्ट्रॉनों को धक्के देके वहां से भगा देते हैं। तो जब वो जगह खाली हो गया तो उस जगह को फिलअप करने के लिए अपने आप एल या एम हायर ऑर्बिट से उस खाली जगह को भरने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट करता है, और हायर से लोअर एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन के आने पर उन ऑर्बिट्स के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी का फोटोन बाहर आता है। उसे आप एक्सरे कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे कहते हैं। तो जब हम ग्राफ बनाते थे आई और लेम्डा वाला, तो कुछ ऐसे पॉइंट्स, कुछ ऐसे वेवलेंथ थे जिन वेवलेंथ्स के फोटोन इलेक्ट्रॉन के सीधे टारगेट से टकरा करके भी जनरेट होते थे, और के सेल एल सेल के ट्रांजिशन से भी जनरेट होते थे। तो वहां पर इंटेंसिटी अचानक क्या हो जाता था, हाई, क्योंकि दो तरह से वो जनरेट हो रहे थे। तो उनसे पर सेकेंड आने वाले उनके नंबर्स बढ़ जाते थे फोटोनों के, पर सेकेंड आने वाले एनर्जी ज्यादा दिखने लगता था। ऐसे ही सर क्या एम सीरीज होगा? हाँ, एम सीरीज भी हो सकता है, लेकिन जनरली के और एल की हम चर्चा करते हैं। के या एल या एम का जब टारगेट एटम के, ये जो टारगेट एटम के सीरीज है, टारगेट एटम के लिए है ये, टारगेट एटम्स एनर्जी लेवल, एटम्स इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल। आप ये बताइए कि यदि आपके सामने ऐसे दो आए हुए हैं, खड़े के कान, इनमें से कौन सा लेम्डा के अल्फा होगा और कौन सा लेम्डा के बीटा होगा, ये बताइए मुझे। लेम्डा के अल्फा कौन सा हो सकता है 1 और 2 में, और लेम्डा के बीटा कौन सा होगा? अच्छा, किस में एनर्जी ज्यादा होता है? आपको इन्हीं दोनों में से चुनना है, ये मैंने आपसे कहा। किस में ज्यादा एनर्जी होता है, थोड़ा सा सोच के देखना। किस में ज्यादा एनर्जी होगा? लेम्डा के अल्फा वाला ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन है या लेम्डा के बीटा वाला? तो के अल्फा में किसका किसका एनर्जी का डिफरेंस है? ये एनर्जी का डिफरेंस है के और एल सेल का।
और ये के बीटा वाला किसका रिलेशन है? ये एनर्जी डिफरेंस है के और एम सेल का। तो किस में ज्यादा एनर्जी होगा? अरे ये इलेक्ट्रॉन के एनर्जी लेवल्स का आइडिया थोड़ा सा है आप लोगों को, या पहले मैं वो समझाऊं? कृष्णा, एनर्जी लेवल अंदाजा है? नहीं सर। चलिए, वृंदा, एनर्जी लेवल का अंदाजा है? सर हाँ, सर इसमें एक मिनट बस एक मिनट रुक जाओ। सर इसमें लैम्डा के एल मतलब के अल्फा बड़ा होगा। लेम्डा के अल्फा बड़ा होगा या छोटा होगा, इस पे देखते हैं, वेट करिए। हाइड्रोजन लाइक एटम में हम देखते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है, और ऐसे के एल एम एन ऐसे बहुत सी ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स के लिए ऑर्बिट नंबर 1 के कह देते हैं, ऑर्बिट नंबर 2 एल कह देते हैं। nth ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा होता है तो हम लोग हाइड्रोजन लाइक एटम में डिराइव करते हैं कि एनर्जी होता है -13.6 Z²/n²। मतलब ऑर्बिट के नंबर बढ़ाते जाओ, एनर्जी बढ़ती जाएगी। नेगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना एनर्जी का। जेड है प्रोटॉन के नंबर जो न्यूक्लियस में। अब यदि कभी इलेक्ट्रॉन गलती से एल सेल में हुआ और के सेल खाली है, तो ये इलेक्ट्रॉन ये तो एकदम स्टेबल नहीं कहलाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन अकेले है तो चाहेगा के नजदीक, वो न्यूक्लियस के जितना नजदीक हो सके रहो। तो यदि एल में घूमने के लिए वो कहीं से गलती से चला गया, तो उसको वापस के में आने पर वो अपना एक्स्ट्रा एनर्जी फोटोन के फॉर्म में बाहर फेंकता है, और उस एनर्जी को हम लिखते हैं या तो hc/λ या h न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी कहलाएगा उस फोटोन का, या hc/λ वो लैम्डा कहलाएगा वेवलेंथ। तो जब हम वापस आ गए और कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे के बारे में आपको समझा रहे हैं, तो कृष्णा आप मुझे बताइए कि टारगेट एटम के पास क्या कोई इलेक्ट्रॉन आया है बहुत तेज भागते हुए? पहले डायग्राम में आइए। आपने क्या किया, 2 प्लेट लिए, एक प्लेट को गर्म करके उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला जिसके पास अभी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, और सामने बैटरी का पॉजिटिव प्लेट से जुड़ा एक मेटल का प्लेट है। तो ये उसे अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा तो भागते दौड़ते जाएगा और मारता है अपना सर और दीवार से, और वहां से फोटोन निकलता है। तो या तो टकराने पर फोटोन निकला, उसको कंटिन्यूअस एक्सरे आपने नाम दिया, और ये जाकर टकरा कर इलेक्ट्रॉन जो थे किसी एक एटम के सेल का उसको भगा देता है। अब सोचो, यदि हायर एटॉमिक नंबर वाला कोई सिचुएशन है और के सेल का जगह खाली हो गया, यदि के सेल का जगह खाली हो गया तो उस के सेल के जगह खाली हो गए एक इलेक्ट्रॉन के लिए, और एल सेल में इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा है, तो क्या एल सेल वाले का मन नहीं करेगा कि के सेल में चले जाए, जिससे कि न्यूक्लियस के नजदीक हो जाएंगे? और यदि वो जाता है तो एक फोटोन बाहर आया, इस फोटोन को हम नाम देते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। किसका कैरेक्टरिस्टिक्स? टारगेट मटेरियल का, क्योंकि टारगेट के एटम के और एल के एनर्जी के डिफरेंस के बराबर एनर्जी यहां होगा, और वो एनर्जी निर्भर करेगा जेड पे कहीं ना कहीं। हाँ सर, आया सर। किस अब मुझे ये बताओ कि के सेल में जगह खाली होगा तो क्या केवल एल सेल वाला इलेक्ट्रॉन जाना चाहेगा वहां, या एम वाला भी जाना चाह सकता है? सर सर एम वाला तो पहले एल तो पे कोई आएगा। भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। सारे इलेक्ट्रॉनों का क्या इच्छा है कि वो ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियस के नजदीक जाके बैठे? हाँ सर। तो कोई भी आ सकता है, चाहे एल से आ जाए, चाहे एम से आ जाए, चाहे एन से आ जाए, इसके लिए कोई रूल नहीं है अपने पास, कोई भी आ सकता है।
तो ये आएंगे तो एनर्जी किसके पास ज्यादा होगा? एल से जो आया के में, तब जो फोटोन निकला उसके लिए आपने कहा के अल्फा, या एम से आएगा के में, या मतलब दोनों एक साथ नहीं होगा, कोई एक। यदि एम से आया के में, तब जो एनर्जी से फोटोन मिला उसका वेवलेंथ है के बीटा, और यदि एन से आया होता के में तो उसका नाम रखा है वेवलेंथ का लैम्डा के गामा। अब बताओ मुझे, ज्यादा एनर्जी वाला फोटोन कौन सा होगा? अल्फा वाला या बीटा वाला या गामा वाला? ज्यादा एनर्जी डिफरेंस किस में होगा? के और एल के बीच, या के और एम के बीच, या के और एन के बीच? सर के और एन के बीच। तो के और एन मतलब गामा वाले का एनर्जी का डिफरेंस ज्यादा होगा, तो वेवलेंथ वो सबसे कम होगा। तो लेम्डा के गामा सबसे छोटा वेवलेंथ होगा, लेम्डा के बीटा उससे बड़ा वेवलेंथ होगा, लेम्डा के अल्फा सब उन तीनों में सबसे बड़ा वेवलेंथ होगा। हाँ एक सर। सेकेंड, एनर्जी सबसे ज्यादा जहां होगी वेवलेंथ वहां सबसे कम होगी। इस पॉइंट पे फोकस करिए। आप इस बात को भी समझिए, ऐसे ही एल सेल वाले भी हो सकते थे। एल वाला यदि खाली हो गया होता तो या तो एम से वहां भरने के लिए इलेक्ट्रॉन आता, या एन से वहां इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आता, या ओ से वहां इलेक्ट्रॉन भरने के लिए आता। उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आते उनका नाम हमने रखा होता एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। एल अल्फा, एल बीटा, एल गामा। हाँ सर। सर 1 मिनट रुक जाओ, पीछे कर दो, लिखना है बस 1 मिनट। तो आप इन नामों के साथ अपने को कंफर्टेबल कर लीजिए। अच्छा हमें आप बताइए कृष्णा, यदि मैं एम अल्फा बोलूंगा तो एम अल्फा से क्या दिमाग में आएगा आपका? लेम्डा एम अल्फा। सर यानी एम सेल से लेम्डा एल एम सेल अल्फा एम से एन के। से एम में आएगा, यस ठीक सर। है। और एम बीटा यदि कहूं तो? सर एम से एल में आ रहा है सर। ठीक है। अरे रे 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 रे, एम बीटा, एम बीटा, एम सीरीज कैसे मिलेगा? एम वाला खाली जगह देखो, हाँ सर। उसमें या तो एन से आएगा, या ओ से आएगा, हाँ सर। या पी से आएगा। सर एम अल्फा, लेम्डा, लेम्डा एम बीटा, लेम्डा एम गामा। जनरली इस एम सीरीज की चर्चा नहीं की जाती, लेकिन आप फील तो कर लो नाम कैसे रखा जा रहा है। हाँ एम सर। अल्फा में कहां से कहां आया? एन से एम में, नीचे से ऊपर नहीं आएगा, फोटोन नहीं मिलेगा। ऊपर से ऊपर नीचे से आएगा जब सर। नीचे आता है इलेक्ट्रॉन तब फोटोन मिलता है। ओ से एम में आएगा तो एम बीटा, पी से एम में आएगा तो एम गामा। हाँ सर। वृंदा चेंज करूं हाँ पेज? जी, हाँ हाँ हो गया मेरा। यहां देखिए एक रिलेशन है जो दिख जाता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। रिलेशन बिटवीन लेम्डा के अल्फा, लेम्डा के बीटा एंड लेम्डा एल अल्फा। ध्यान से देखिए, और इसे समझने के लिए फिर से ये टर्म में आइए आप। के एल एम एन। अब यहां देखिए, यदि आपने देखा इलेक्ट्रॉन आया होता के सेल में ऐसे, तो ये होता लेम्डा के अल्फा। यहां से आया होता तो होता लेम्डा के बीटा। और यहां से आया होता तो इसके लिए हम लिखते लेम्डा के, नहीं लेम्डा एल अल्फा। चेक कर लो एक बार। हाँ सर। ध्यान से देख लो, ये जो एनर्जी किसके किसके बीच का एनर्जी डिफरेंस है?
ये M और L एनर्जी को भी डिफरेंस है, एनर्जी डिफरेंस है के M से और L से। एल और एम से, और इनका एनर्जी डिफरेंस था एम से और के से। डेल्टा ई हम देख रहे थे एम से और के से, और ये था डेल्टा ई एनर्जी डिफरेंस था एल से और के से। तो इनके हम रिलेशन देखना चाहते हैं। तो एनर्जी को हमने कैसे देखा है? जो हाइड्रोजन लाइक एटम में जाकर के हमने सोचा, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के एनर्जी का जो डिफरेंस था उसके हिसाब से मैं बात करता हूं, ध्यान से देखिएगा। एनर्जी ई एम माइनस ई के किसके बराबर लिखेंगे? सर माइनस एनर्जी ई एम माइनस ई एल प्लस ई एल माइनस ई के। चेक करना ध्यान से। हाँ सर। ई एम माइनस ई के हो जाएगा एच सी बाई लैम्डा लेमडा के बीटा, और दूसरा वाला देखिए एच सी बाय लेमडा एल अल्फा, एच सी बाय लेमडा के अल्फा। एच सी कैंसिल आउट होता गया। सर आपने कैसे लिखा एनर्जी? अरे एनर्जी के डिफरेंस से जो फोटोन आया है उस फोटोन का वेवलेंथ पता है, तो फोटोन की एनर्जी पता है एच सी बाय लेमडा से, वो उतना ही एनर्जी का डिफरेंस होगा उन ऑर्बिट्स के बीच का। तो हमारे पास एक प्यारा सा रिलेशन आ गया। कौन सा रिलेशन आ गया? आप चाहें तो उसको डब्बे में लिख दीजिए। 1 बाई लेमडा के बीटा, ये किसके बराबर आ गया? 1 बाई लेमडा एल अल्फा प्लस 1 बाई लेमडा के अल्फा। लेमडा के अल्फा। वन बाय लेमडा के बीटा 1 बाय लेमडा एल अल्फा प्लस 1 बाय लेमडा के अल्फा। ये रिलेशन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। क्या एनर्जी का डिफरेंस एच सी बाय लेमडा लिखने का कारण मैं फिर से एक बार समझाऊं? कृष्णा, आ गया सर। मुकुल, ओके? वो सर ऋषभ, नहीं सर, हाँ मुकुल एक वो बार और रिवीजन समझाओ। कर रहे हैं सर, उसे लगे हम्म, उसे लगे सर। अच्छा ऋषभ, वो भी चला गया सर। अच्छा एग्जाम का प्रेशर आ गया है क्या? 24 तारीख को ही एग्जाम है क्या? हाँ सर, वो रिवीजन कर रहे हैं ना सर, तो इसलिए थोड़ा। बहुत बढ़िया। तो हम लोग आ गए एक और रिलेशन देखने। ये मॉसलेस लॉ फॉर कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये लिखा नहीं रहता है लेकिन मैं बोल रहा हूं। कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का फ्रीक्वेंसी है, ये स्क्वायर रूट में a इंटू जेड माइनस बी के बराबर मॉसले ने देखा। ये मॉसले का रूल है।
और आप लोग यहाँ क्या कहते हैं, यहाँ कहते हैं वेयर न्यू, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और ये न्यू हो गया फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। और दूसरा क्या है न्यू के बाद, जेड। जेड है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल, एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मटेरियल। ए एंड बी इज नंबर्स, और ए एंड बी क्या है, नंबर्स। तो जब हमने कहा मॉसले लॉ, तो मॉसले ने एस्टैब्लिश किया कि ये जो खरहे के कान आ रहे हैं, ये जो डायग्राम हमने आई और लेमडा का देखा, उसमें जो दो खास ऐसे वेवलेंथ दिखे, या तीन ऐसे दिखे, या एक ऐसे दिखे जहां इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, वो है कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे। किसके कैरेक्टरिस्टिक्स, टारगेट मटेरियल के। इसका मतलब उनके जो वेवलेंथ है या फ्रीक्वेंसी है वो टारगेट मटेरियल पे डिपेंड करने वाला होना चाहिए। उन्होंने ये रिलेशन देखा। तो इसका यदि आप ग्राफ बनाने की सोचेंगे, एक एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर रूट लें और दूसरे एक्सिस पे टारगेट मटेरियल का जेड, अलग अलग टारगेट मटेरियल के लिए, तो इनका जो ग्राफ आएगा, ये ग्राफ कैसा दिख रहा है, तो ओरिजिन से जाने वाला स्ट्रेट लाइन तो ये नहीं है, ऐसे ये जाता हुआ ये ग्राफ दिखा, जिसका स्लोप किसके बराबर हो गया, ए के बराबर, और ये इंटरसेप्ट किसके बराबर हो जाएगा, बी के बराबर। जेड अलग अलग लेंगे तो जेड के अलग अलग वैल्यू का न्यू के साथ जो ये रिलेशन दिखेगा, कुछ ऐसा रिलेशन आता है। और मॉसले के रूल का बोहर्स मॉडल के साथ कंपैरिजन करके ए और बी के बारे में हम कुछ बात करने की कोशिश करें। तो मॉसले ने क्या कहा कि कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो जेड से रिलेटेड होगा। मॉसले ने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे का जो फ्रीक्वेंसी होगा वो कैरेक्टरिस्टिक्स किसका है, टारगेट का। तो टारगेट के एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करेगा। यहां आपके सामने मॉसलेज लॉ जो है, ये हायर एटॉमिक नंबर वाले एलिमेंट के लिए है, और बोहर्स मॉडल है ऐसे एटम के लिए जिसमें केवल एक इलेक्ट्रॉन है, हायर या हाइड्रोजन लाइक एटम, एच लाइक एटम के लिए जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। लेकिन इनमें हम यदि एक कंपैरिजन करके देखना चाहें तो ए और बी का आइडिया हमें मिलेगा। जैसे आपने अभी अभी क्या देखा था, फोटो इलेक्ट्रॉन जो आए थे hc/λ, पहले तो मैंने एनर्जी लिखना सिखाया था। एनर्जी जो लिख रहे थे, जो 1/λ लिखते हैं बोहर्स मॉडल में, 1/λ वो रेडबर्ग कांस्टेंट को लेकर के आर जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n² के फॉर्म में आता है। यदि
किसी ऑर्बिट की बात करें, मान लो यहां पर mth ऑर्बिट था और यहाँ nth ऑर्बिट है, और इनके बीच ट्रांजिशन होता है और मुझे वेवलेंथ मिला, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आता है और मुझे वेवलेंथ मिलता है लैम्डा। तो बोहर्स मॉडल से ये लैम्डा आता है आर जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n², 1/λ आर जेड स्क्वायर 1/m² माइनस 1/n²। ये बोहर्स मॉडल से हम लोगों के पास आता है। एनर्जी लिखते, ये आर को कहते हैं रिडबर्ग कांस्टेंट, रिडबर्ग कांस्टेंट। अब यदि मैं बात करता हूं 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम, यदि काम पड़े तो इनको भी ध्यान रख सकते हैं। 1/r होता है 912 एंगस्ट्रॉम। अब ये देखिए कि यदि मैं यहां से न्यू के बारे में बात करूं तो c/λ हो जाएगा न्यू। v इक्वल्स टू एफ लैम्डा होता है ना, जैसे v इक्वल्स टू एफ लैम्डा, तो f बराबर क्या लिखते हो, v/λ। f के बदले मैंने न्यू सिंबल यूज किया, v के बदले मैंने c सिंबल यूज किया, तो न्यू बराबर c/λ। तो ये हो जाएगा कितना, r c 1/m² माइनस 1/n² इंटू z²। अब यदि दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लो, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो तो कोई दिक्कत नहीं। आपके पास लेफ्ट साइड में क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ न्यू स्क्वायर रूट ऑफ 1/m² माइनस 1/n² इंटू RC, और साथ में ये z। ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए आया है, जबकि मॉसले लॉ में आपके पास पहले से है स्क्वायर रूट ऑफ न्यू इक्वल्स टू a z माइनस b, लेकिन यहां तो केवल z आया। यदि मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं, यदि मैं इन दोनों एक्सप्रेशन को कंपेयर करूं, तो आप अभी कहोगे कि सर z और z माइनस बी कैसे कंपेयर होगा। तो बोहर्स मॉडल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। बोहर्स मॉडल से जो डाटा आता है उसको ऐसे लिखते हैं, अंडर रूट न्यू अंडर रूट 1/m² माइनस 1/n² इंटू RC, और साथ में z के बदले z इफेक्टिव कर देते हैं, और कंपेयर करने पर ऑन कंपेरिजन आप देखेंगे a का वैल्यू कितना आ गया, अंडर रूट 1/m² माइनस 1/n² इंटू RC, और b के लिए बाद में विचार करते हैं। अब बताओ फॉर के अल्फा, फॉर के अल्फा सीरीज जो है उसमें कहां से कहां ट्रांजिशन होता है इलेक्ट्रॉन, तो m से l में, m से l में ट्रांजिशन होने का मतलब हो गया 1/1² माइनस 1/2² इंटू RC स्क्वायर रूट में। तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3RC/4 स्क्वायर रूट में।
3RC/4 स्क्वायर रूट। तो सर क्या ये फॉर्मूले की तरह हम याद कर लें कि ए का वैल्यू क्या होगा के अल्फा के लिए, के बीटा के लिए, के गामा के लिए? तो यदि याद रहेगा तो अच्छी बात, नहीं तो डिराइव करने का तरीका आपके दिमाग में होना चाहिए, बोहर्स मॉडल वाला। तो सर क्या इसको नहीं याद रखूंगा तो क्या ये लैम्डा जो है बोहर्स मॉडल वाला ये याद करना पड़ेगा? हाँ, आप ये याद रखेंगे तो वो अगला स्टेप याद आ जाएगा, डिराइव कर लेंगे आप। तो सर ये सर क्या दूसरा दोनों याद फॉर्मूला भी याद करो? रखना होगा? ये तीसरा, ये जो है इसे भी याद करो। हाँ, कौन सा दूसरा? तो सर ये 1/λ ये तो ठीक है, ये तो याद है, लेकिन ये आपने ये अंडर यदि ये याद है तो इससे यहां तक आने का रास्ता देख लो। हाँ सर। तो आप आईआईटी के बच्चे, आईआईटी के जो स्टूडेंट होंगे यदि याद कम रखते हैं तो उनमें ये कैपेबिलिटी होता है कि वो दिख जाए उनको कंपैरिजन, सी बाई तो अभी तो लैम्डा मेंस करना है है, सर, सी से मेंस के दोनों लिए तरफ। बता दीजिए। मेंस के लिए ये सीधे सीधे फॉर्मूला है, ए का वैल्यू कौन सा पूछेगा वाला? और आप बता दें। यार आप लोग क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? 1/λ जिनको लिखना आता है या तो उनसे लैम्डा पूछेगा और नहीं तो ए पूछेगा, या तो बोहर्स मॉडल में काम करेंगे या एक्सरे में आके मॉसले लॉ में आप काम करेंगे। तो मॉसले लॉ में आपसे ए पूछेगा, या तो डायरेक्ट आपको याद होगा, नहीं तो बोहर्स मॉडल से उसको कंपेयर करके डिराइव करेंगे। अब आप मेंस के हिसाब से मुझे बताइए कि फॉर के बीटा क्या लिखेंगे वैल्यू ऑफ ए? के बीटा में कहां से कहां ट्रांजिशन है? सर के एम से एन के तक। हाँ, तो m से k तक 1/1 स्क्वायर माइनस 1/3 स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 - 1 8RC/9 स्क्वायर रूट में। फॉर के गामा बताइए, ए का वैल्यू हो जाएगा 1/1 स्क्वायर माइनस √15/16। ये हो जाएगा √15RC/16। आप फॉर एल अल्फा बताइए, ए का वैल्यू। एल अल्फा में कहां से कहां ट्रांजिशन है? 3 से 2 में, ये हो जाएगा √5RC/36। क्या ये लिखना समझ में आ गया? ए हाँ का सर, वैल्यू आ गया सर। समझ में आ गया? यस सर। यदि अब बी के बारे में सोच रहे हैं आप कि कहीं से ये बी का अंदाजा लग जाए, तो याद करो, देखो ये जेड प्रोटॉन है और यहां के सेल, एल सेल, एम सेल। के सेल का एक जगह खाली है और यहां 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर आना चाहेगा तो जो एट्रैक्शन होगा वो जेड प्रोटॉन का एट्रैक्शन नहीं होगा। जेड प्रोटॉन उसे बुलाएंगे और एक इलेक्ट्रॉन जो है उसे मना करेगा, जो के सेल में बैठा हुआ है। वो कहेगा कि इधर बहुत भीड़ है, इधर मत आओ, मैं बैठा हुआ हूं, इधर मत आओ। तो जो बुलाने वाला हो जाएगा वो इफेक्टिव वैल्यू हो जाएगा Z-1। प्रोटॉन का एट्रैक्शन फील होगा वो एल सेल वाले इलेक्ट्रॉन को आते वक्त। तो जेड इफेक्टिव की यदि मैं बात करता हूं फॉर के अल्फा, जेड इफेक्टिव की यदि मैं बात करता हूं तो वो Z-1 हो जाएगा ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग, ड्यू टू इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग इफेक्ट। ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका जो क्लाउड होगा प्रोटॉन के चारों तरफ के सेल वाले इलेक्ट्रॉन का, वो जेड प्रोटॉन में से एक इलेक्ट्रॉन जो है उसके एक प्रोटॉन के इफेक्ट को कंपनसेट कर देगा, खत्म कर देगा। तो Z-1 प्रोटॉन ही बचे जो अट्रैक्ट कर रहे हो।
तो जब ये इलेक्ट्रॉन यहां आना चाहेगा इस के अल्फा के लिए, तो वहां जेड प्रोटॉन का अट्रैक्शन नहीं होगा, Z-1 प्रोटॉन का अट्रैक्शन होगा। और ऐसे केस में हमें जो मिल रहा होगा, अब बोहर्स मॉडल और इनको जब कंपेयर किया है तो ये स्क्वायर रूट ऑफ न्यू कितना हमने देखा, अंडर रूट 1/m² - 1/n² इंटू RC, और साथ में कौन थे, साथ में था जेड इफेक्टिव। तो जेड इफेक्टिव के बदले ये क्या आ गया है, 1/1² - 1/2² फॉर के अल्फा की बात मैं कर रहा हूं, इंटू RC, और साथ में आ गया Z-1। और जब आप मोस्ले लॉ से कंपेयर करेंगे तो ये था A और ये था Z-B। तो फॉर के अल्फा A का वैल्यू आ गया 3RC/4 स्क्वायर रूट में, और B का वैल्यू आ गया 1। तो सर क्या ये B हमें अलग अलग याद रखना पड़ेगा? नहीं, केवल इतना याद रखो, काम चल जाए। सर यदि L अल्फा की बात करूंगा, तो L अल्फा की बात करूंगा तो वहां देखो एक इलेक्ट्रॉन मना कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन तो के सेल वाले मना कर रहे हैं, और 7 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि एक खाली जगह है L अल्फा के टाइम पे, L के 8 में से 7 इलेक्ट्रॉन भी मना कर रहे होंगे, तो 7 और 2 9 हो गए। लेकिन वो 7 थोड़ा दूर है, तो 7 प्रोटॉन के इफेक्ट को कैंसिल नहीं कर पाता, तो 7 और 2 9 मिल करके Z-9 नहीं आता जेड इफेक्टिव। एक्सपेरिमेंट से देखा गया वो 7.4 के आसपास आता है L अल्फा के लिए B का वैल्यू। तो अब ये सब याद रखने की आवश्यकता नहीं है, यहां इस तक हम याद रखें, B का वैल्यू 1 के अल्फा के लिए काफी है। L अल्फा के लिए B का वैल्यू हो जाता है 7.4। वो 9 आपके दिमाग में आ सकता है, लेकिन वो एक्सपेरिमेंट से देखा गया 9 नहीं आकर के B का वैल्यू आता है 7.4। एक्सरे में आपने देखा टाइप ऑफ एक्सरे ऑन द बेसिस ऑफ इट्स प्रोडक्शन। यदि प्रोडक्शन के बेसिस पे टाइप की बात करेंगे तो एक था कंटिन्यूअस और दूसरा था कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स और इसी में कैरेक्टरिस्टिक्स में छुपा हुआ था मोस्ले लॉ। जो ग्राफ बनाया करते थे उसमें खड़े के कान जैसा, याद करो, इसमें यदि मैं कहूं एक L अल्फा है और एक के अल्फा है, कौन सा L अल्फा होगा, कौन सा के अल्फा होगा? तो के अल्फा में ज्यादा एनर्जी होता है, L अल्फा में कम एनर्जी होता है। जिसमें कम एनर्जी होगा वो आगे होगा, L अल्फा वाला लेमडा ये होगा, और लेमडा के अल्फा वाला ये होगा। यदि आपको आई और लेमडा का ग्राफ देखे कहा जाए कि नहीं, इनमें आप बताओ, एक है के बीटा और एक है के अल्फा, तो जिसमें ज्यादा एनर्जी उसका लेमडा कम, लेमडा के बीटा यहां होगा, और लेमडा के अल्फा यहां होगा, जिसमें एनर्जी ज्यादा उसका लेमडा कम। तो आपको केवल 2 जनरली दिए जाते हैं और उनमें नाम पूछा जाता है, तो जिनमें एनर्जी ज्यादा होगा उसका लेमडा कम की तरफ आप रखेंगे। ये डायग्रामेटिक क्वेश्चन। टाइप ऑफ एक्सरे on the basis of its penetrating capability.
type of X-ray on the basis of its penetrating capability. एक होता है सॉफ्ट एक्सरे, जिसका लो पेनेट्रेटिंग कैपेबिलिटी, लो एनर्जी, लैम्डा ग्रेटर देन 1 एंगस्ट्रॉम। और दूसरा होता है हार्ड एक्सरे, ये इसका हो जाएगा हाई एनर्जी, हाई पेनेट्रेटिंग कैपेबिलिटी, लैम्डा लेस देन 1 एंगस्ट्रॉम। अब जब वर्ड आता है पेनेट्रेटिंग कैपेबिलिटी की, तो ध्यान दीजिएगा, लेड को बड़ा मुश्किल से ये पेनेट्रेट कर पाता है एक्सरे। इसीलिए एक्सरे रूम में हाथ पैर तुड़वाते हो तो एक्सरे करवाने जाते हैं, तो वहां एक्सरे रूम में जो ऑपरेटर काम करता है उसको लेड की जैकेट पहनने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये एक्सरे हैजार्डस भी होता है। ये सेल को जेनेटिकली म्यूटेट कर सकता है, कैंसरस वो इसका इफेक्ट भी जनरेट होता है। एक्सरे रूम में काम करने वालों को कहा जाता है कि वो 6 महीने 8 महीने काम करें, 3 महीने पे उनको लीव दिया जाए, लेड का जैकेट हमेशा पहने, बहुत खतरनाक है। एक्सरे रूम में यदि कोई प्रेग्नेंट लेडी चली जाए तो उनको अबॉर्ट करवाने की सलाह दी जाती है, क्योंकि बच्चे में जेनेटिक डिसऑर्डर होने के चांसेस रहते हैं। यदि एक्सरे की बात करें तो एक्सरे रूम के वॉल की गवर्नमेंट का नॉर्म्स है, काफी थिक होना चाहिए, जिससे कि बाहर बैठे लोग ना उससे अफेक्टेड हो। ये सब कई बातें वहां बताई जाती हैं, लेकिन भारत है यहाँ तो कार्डबोर्ड लगा के भी एक्सरे रूम बना देते हैं। एक्सरे के पेनेट्रेटिंग के इस कैपेबिलिटी से रिलेटेड ऐसा एक क्वेश्चन आता है कि ये टी थिकनेस का मटेरियल है और यहां आ रहा है आई नॉट इंटेंसिटी, तो बाहर निकल करके जो इंटेंसिटी आएगा आई, वो हो जाता है आई नॉट ई टू द पावर माइनस म्यू टी। एक्सपोनेंशियली थिकनेस बढ़ाते जाएंगे तो दूसरी तरफ आने वाले ये बदलता जाएगा इंटेंसिटी, और यहाँ जो म्यू है ये मटेरियल के प्रॉपर्टी पर निर्भर करने वाला एक एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट है। नाम मुझे इसका याद नहीं है, मटेरियल के बदलने पर म्यू बदलता है, एब्जॉर्प्शन कोएफिशिएंट कह दे सकते हैं, नाम मैंने ताजा बनाया। ऑफ मटेरियल बदलेगा तो ये म्यू बदलेगा। तो जैसे रेडियो एक्टिविटी में आप काम करते हैं कि थिकनेस को डबल कर दिया, इंटेंसिटी यह हो गया, तो थिकनेस को 4 टाइम्स कर देंगे तो क्या होगा, यही फॉर्मूला 2 बार लिख करके आप डिवाइड करके रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं। तो वैसे ही इस पे बेस्ड मेंस में क्वेश्चन दिख जाता है कभी कभी। तो इंटेंसिटी वो रेडियो एक्टिविटी की तरह, थिकनेस यदि बढ़ाएंगे तो एक्सरे के इंटेंसिटी यहां दिख रहा है, एक्सरे ये आई क्या है, ये इंटेंसिटी है, इंसिडेंट इंटेंसिटी है। और दूसरी तरफ यदि निकलेगा वॉल के तो इंटेंसिटी कम हो जाएगा, वो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करता है थिकनेस के बढ़ने के साथ साथ। ये टाइम मत समझ लेना, थिकनेस के बढ़ने के साथ साथ ये जितना ज्यादा थिक लेंगे उतना कम इंटेंसिटी दूसरी तरफ मिलेगा एक्सरे का। और ये पेनेट्रेटिंग कैपेबिलिटी वेवलेंथ से रिलेटेड है। हायर एनर्जी वाला जो होगा वो ज्यादा आसानी से क्रॉस कर जाता है। एक्सरे का उपयोग किसी पुल के निर्माण में, कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, जैसे हड्डी के फ्रैक्चर को आप देखते हैं एक्सरे से, वैसे पुल वुल के भी बनने पर उसमें कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, ये पता करने का काम एक्सरे कर सकता है। तो एक्सरे की कहानी इतनी ही थी। आप लोग अपना रिवीजन प्रोसेस जारी रखिए। अगला क्लास क्या हम लोग 26 को प्लान करें फिजिक्स का क्लास? नहीं बाकी सर, सब्जेक्ट का अपना सर से आप बात कर लीजिएगा, ठीक है।
और आप का